विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, विश्व के सबसे व्यस्ततम मार्ग सुएज नहर, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जापानीज इकोनॉमी। नमस्कार दोस्तों, सीएसपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने पहले ही बोला है, जापानीज इकोनॉमी, सुएज नहर, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो इस वीक के टॉप करंट अफेयर्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उस पर डिस्कस करें। और साथ ही साथ इस करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ जो कन्वेंशनल और स्टैटिकल टॉपिक है उसे भी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा करंट अफेयर सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन इज द नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑब्वियस सी बात है, राइट आंसर इज 25 ऑफ जनवरी। 25 जनवरी को हमारे यहां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी का इंपॉर्टेंस है, और भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदाता के महत्व को स्वीकारते हुए एक पर्टिकुलर डे डिफाइन किया गया है, और वह डे को ये करता है, वोटर्स को करता है। वोटर्स का महत्व लोकतंत्र में कुछ इस प्रकार से है, जिस प्रकार से आज भोजपुरी स्टार निरहुआ निरहुआ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो स्टार बनाने में के जो वोटर्स और एक इलेक्शन से रिलेटेड जो सॉन्ग था वह इंपॉर्टेंट था, जिसमें वह कह रहे हैं, कोने कोने बिजली के तार दौड़ाएंगे, कोने कोने बिजली के तार दौड़ाएंगे, केहू जो नहीं किया वह करके दिखाएंगे। मतलब हमको वोट दीजिए तो मैं करके दिखाऊंगा। तो दैट मीन्स कहने का सेंस है क्या, वोटर्स का इंपॉर्टेंस आपको सभी जगह दिखेगा। तो इसी को ध्यान रखते हुए 25 ऑफ जनवरी को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल वोटर्स डे का ना के डे के रूप में रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे है और 26 जनवरी रिपब्लिक डे है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। क्या इंटर रिलेशन है, आइए देखते हैं इससे संबंधित क्यों 25 जनवरी को ही जो है नेशनल वोटर्स डे मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसमें आप देखेंगे 25 जनवरी भारतीय निर्वाचन आयोग ने, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑब्जर्व 25 ऑफ जनवरी एज 30 नेशनल वोटर्स डे। इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो 13 जनवरी जो है यह डे, सॉरी 13वां नंबर कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, 13वां है। यह 13वां वर्ड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, इस मतदाता दिवस का जो थीम था वह थीम मीन्स जो उसके टैगलाइन थे, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। क्या है, वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूं। यह वोटर के इंपॉर्टेंस को बताता है। लोकतंत्र में मतदाता के बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया संभव ही नहीं है। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, जो लोकतंत्र में मतदाता का जब यह इंपॉर्टेंस है, तो मतदाता को मत डालने का अधिकार क्या संवैधानिक अधिकार है? तो दोस्तों नहीं। अब यहां पे यह आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखेगा। यह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं रखा गया, यह विधिक राइट रखा गया, कानूनी अधिकार है। मतदाता को मत डालना क्या है, वह लीगल राइट के रूप में आता है, कानूनी अधिकार के रूप में आता है, संवैधानिक अधिकार नहीं है। फिर इसका उद्देश्य ही है, मतदाता दिवस के मुख्य उद्देश्य है मतदाताओं को जागरूक करना, नए मतदान को नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना, नामांकन संबंधी सुविधाएं प्रदान करना और उसमें वृद्धि करना। मींस मतदाता अधिक से अधिक अपने वोटिंग राइट्स का यूज करें, और साथ ही साथ नए वोटर्स अपने आप को इनरोल्ड करवाएं, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया अच्छे से संचालित हो। अब यहां पे मतदाता देखेंगे, मतदाता भी आप अपने आसपास भी देख पाते होंगे। मतदाता भी दो प्रकार के होते हैं, एक वैसे वोटर्स जो 100 रुपया में बिकते हैं, है ना, और एक वैसे वोटर्स होते हैं जो देश के राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए वोट डालते हैं। अगर आप टेक्निकल वर्ड में यहां पे जाएंगे तो एक को हम लोग कहते हैं सक्रिय सहभागिता, वोटर्स के पार्टिसिपेशन को, तो लोकतंत्र में सहभागिता होती है,
उसके लिए वर्ड यूज होता है सहभागिता। सक्रिय सहभागिता, दूसरा होता है निष्क्रिय सहभागिता, एक्टिव पार्टिसिपेशन। वो सभी वोटर्स जो 100 रुपया पे, और आपने देखा होगा साउथ में कोई लोकल गवर्नेंस का इलेक्शन हो रहा था, स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे थे, में एक मुर्गा और एक शराब का बोतल लाइन लगा के लोग ले रहे थे। किसके लिए? वोट डालने के लिए। मींस अगर आपका वोट आप पैसे से, जाति से, धर्म से इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है, तो ऐसे वोटर्स के लिए यूज किया जाता है, उसके लिए प्रयोग होता है निष्क्रिय सहभागिता। जब आप ही निष्क्रिय हैं, दैट मीन्स जब आपने अपने वोट की कीमत लगा ली है, तो फिर आप अपने जनप्रतिनिधि से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो बिक चुके हैं। सेम टाइम दूसरा जो पहलू है सक्रिय सहभागिता, वैसे वोटर्स, वैसे मतदाता जो अपने मत का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने मत मूल्य को भी समझते हैं। अर्थात उनका वोट ना तो जाति से, ना ही धर्म से, ना ही क्षेत्र से प्रभावित, बल्कि राष्ट्रीय हित से प्रभावित होता है। तो यह राष्ट्रीय मतदाता दिवस जैसे डे को सेलिब्रेट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव यही है, पब्लिक को, मतदाता को अपने वोटिंग राइट्स को लेकर के, मत के अधिकार को लेकर के, मत के इंपॉर्टेंस को लेकर के, उसके महत्व को लेकर अधिक से अधिक जागरूक किया जाना, ताकि एक बेहतर लोकतंत्र का निर्माण हो, एक स्वस्थ लोकतांत्रिक संस्थाएं विकसित हो। ना कि कार्यपालिका और विधायिका में अगर कोई क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वह देश के हित के लिए कानून बनाएगा या अपने हित के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कानून बनाएगा, अपने हित के लिए। तो ऐसी संभावनाएं कम हो। तो इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ और पॉइंट एक्सप्लेनेशन का है। 25 जनवरी को ही यह क्यों सेलिब्रेट होता है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग है, जो मतदान से संबंधित सारी प्रक्रियाओं की जिम्मेदारी लेता है, उसकी जो गठन हुई है, ऑफिशियली गठन, यह कॉन्स्टिट्यूशनली प्रावधान के तहत आया है, लेकिन इसका ऑफिशियली गठन कब हुआ है? 25 जनवरी 1950 को हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी 1950 को। और इलेक्शन कमीशन की संरचना देखेंगे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति किसकी सलाह पे काम करते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है, आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ एज इलेक्शन कमीशन, जैसे ही कोई व्यक्ति चुनाव आयोग के रूप में नियुक्त होता है, वैसे ही वह सरकार से फ्री हो जाता है, वह फ्री हैंड काम करता है, उसके ऊपर कार्यपालिका और विधायिका का नियंत्रण नहीं होता है। वर्तमान समय में एक मुख्य चुनाव आयोग और 2 अन्य चुनाव आयोग से हमारा यह इलेक्शन कमीशन बनता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है, अभी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है वह राजीव कुमार है, यह भी आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र, देश का समृद्ध लोकतंत्र, देश का कंटिन्यूअस डेमोक्रेसी, और उस कंटिन्यूअस डेमोक्रेसी के लिए 25 ऑफ जनवरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 ऑफ जनवरी के बाद ही 26 ऑफ जनवरी भी आएगा अभी हमारे पास। और 26 ऑफ जनवरी जो है हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के इंप्लीमेंटेशन, मतलब संविधान जो हमारे कानून है, अगर आप सरकार से कुछ मांगते हो तो यह अधिकार कहां देता है? आप धरना प्रदर्शन करते हो तो यह अधिकार कहां से मिलता है? यह संविधान से मिलता है। यह डे है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक और ये जो करंट अफेयर्स बेस्ड एक्सप्लेनेशन था, इसके फैक्चुअल एस्पेक्ट आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इसके मेंस वाले पोर्शन में, जैसे 25 ऑफ जनवरी का अगर ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है, मतदाता की सक्रियता को बढ़ाना है, इस तरह से मेंस में कोई क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पे आप इसके पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है यह आज का। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है। आज का करंट अफेयर्स जो वीक के है, इंपॉर्टेंट है, वह क्या है? सेकंड क्वेश्चन हमारा है, बिटवीन विच 2 कंट्रीज डिड द वीर गार्जियन 2023 एयर एक्सरसाइज टेक प्लेस? वीर गार्जियन 2023 वायु युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ है? तो राइट आंसर इज भारत एवं जापान। मैंने पहले ही बोला था, जापान विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तकनीकी रूप से विश्व की सबसे सक्षम अर्थव्यवस्था, और वो भी तब है 2 परमाणु हमला झेलने के बाद। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अभी हम कहां हैं यह इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं और की क्या संभावना है, यह इंपॉर्टेंट। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित और क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। समझिएगा, वीर गार्जियन 2023 जो है भारत और जापान के मध्य बायलेटरल एयर एक्सरसाइज है। वीर गार्जियन 2023 से बायलेटरल एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान, यह भी हमारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे जो डिफेंस एक्सरसाइज दो देशों के बीच होते हैं, कुछ डिफेंस एक्सरसाइज बायलेटरल होते हैं, द्विपक्षीय होते हैं, कुछ डिफेंस एक्सरसाइज मल्टीलेटरल होता है, बहुपक्षीय होता है, मल्टीलेटरल। जैसे मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज बहुपक्षीय एक्सरसाइज, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का उदाहरण है। लेकिन वीर गार्जियन क्या है? द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। जापान के साथ भारत के और भी कुछ डिफेंस एक्सरसाइज होते हैं जो टाइम टू टाइम हमारे क्वेश्चंस के पार्ट हो सकते हैं। तो कौन कौन से और एक्सरसाइज है आप देखेंगे। एक है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन जो है यह सैन्य अभ्यास है, मींस स्थल सेना, जापान और भारत के स्थल सेना के बीच जो युद्धाभ्यास होती है का नाम क्या है? धर्म गार्जियन, जीमैक्स। जीमैक्स जो है वह नौसेना, नेवल डिफेंस के साथ जो एक्सरसाइज होती है वह जीमैक्स है। जीमैक्स मींस क्या? जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जीमैक्स। और तीसरा है सिन्यू मैत्री, यह एयर एक्सरसाइज बिटवीन जापान और इंडिया। तो इस तरह से जापान और इंडिया के बीच न केवल आर्थिक संबंध है, तकनीकी संबंध है, बल्कि रक्षा संबंध भी तेजी से मजबूत हो रहा है। अब आईआर बेस्ड जब आप टॉपिक लिख रहे होंगे और चीन के काउंटर में चीन का जो एग्रेशन है, चीन की जो विस्तारवादी नीति है, उस नीति के अगेंस्ट में भारत के द्वारा जो कोलिशन हो रहा है दक्षिण चीन सागर में, या फिर चीन के अन्य पड़ोसी देशों के साथ जो भारत के संबंध डेवलप हो रहे हैं, जैसे वियतनाम में है, कोरिया से हो रहा है और जापान से हो रहा है, तो उसमें इस डिफेंस एक्सरसाइज को भी हम एक पॉइंट के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे मालाबार एक्सरसाइज होता है, क्वाड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी भारत और जापान एक साथ है। तो इस तरह के पॉइंट्स हमारे मेंस में, मेंस का एक पॉइंट हमारे लिए हो सकता है। बाकी ये सारे चीजें जो है वह प्रीलिम्स के फैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिस्टमेटिक ऑर्डर में, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें क्या करना होगा? कंटेंट को प्रिपेयर करना होगा। अगर एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं तो सेम टाइम हमको एक्सरसाइज भी उस देश के अगर हो रहे हैं वहीं पे तैयार कर लेने की जरूरत है, ताकि आपकी चीजें आसान हो जाए। और जब हम सही रणनीति से काम करते हैं तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती है ना। तो हमारा स्ट्रेटेजी सही होना चाहिए, हमारी प्लानिंग सही होनी चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन इज इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट? अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 ऑफ जनवरी को मनाता है। राइट आंसर इज 24 ऑफ जनवरी। देखिए यह वीक कितना हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे सारे सिस्टम के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए और हमारे देश के डेमोक्रेसी के लिए। कैसे है? अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने एक प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, 25 ऑफ जनवरी। 25 ऑफ जनवरी हमारा क्या है? नेशनल वोटर डे है। 24 ऑफ जनवरी क्या हो गया? 24 ऑफ जनवरी इंटरनेशनल एजुकेशन डे, शिक्षा दिवस। और सेम टाइम 26 ऑफ जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी इस बार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। 26 जनवरी क्योंकि हमारे लिए सरस्वती पूजा, सरस्वती जी की वंदना रही है, सरस्वती माता की वंदना। और दूसरा इंपॉर्टेंट रहा है जो हमारा रिपब्लिक डे। दोस्तों इस पे तो बहुत सारी चीजें कहने को है, बट कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड में जो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, तो एक लाइन में आप कह सकते हैं, बीना को बजा दो मां, मेरा देश अमर कर दो। इस दो शब्द से ही यह सरस्वती पूजा और रिपब्लिक डे का एक हमारा लिंक दिख रहा है। आइए देखते हैं कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे आप इसको समझ पा रहे हैं। तो 25 ऑफ जनवरी हमारा आज क्या है? इंटरनेशनल वोटर्स डे है। मैंने अभी दोस्तों बोला था थोड़ा देर पहले ही प्रीवियस स्लाइड में, जो मतदाता होते हैं वह मतदाता दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक्टिव, सक्रिय। अब यहां से ये पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, जहां पे आप यूज करेंगे। और दूसरा होता है निष्क्रिय। एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है इनएक्टिव। एक्टिव मतदाता जो होते हैं, एक्टिव मतदाता जो होते हैं वह अपने मत का प्रयोग करते हैं, दे यूज देयर वोट
साथ ही साथ अपने मत मूल्य को समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, वह अपने मत का प्रयोग करते हैं और अपने मत मूल्य का भी वैल्यू समझते हैं। अर्थात इनका वोट जो है ना धर्म से, ना जाति से, ना क्षेत्र से, ना पैसा से, ना शराब से, किसी से प्रभावित नहीं होता है। और निष्क्रिय सहभागिता क्या होती है? दे यूज देयर वोट, वे अपने मत का प्रयोग करते हैं बट अपने मत मूल्य को नहीं समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यह, अपने मत मूल्य को नहीं समझते हैं मींस उनका जो वोट होता है, उनका वोट क्या होता है? या तो जाति से, या क्षेत्र से, या पैसा से, या शराब के बोतल से, कल तो कॉमन हो गया है ये सब चीजें, उससे प्रभावित होता है। तो जो हमारे लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अब हमारे लोकतंत्र के लिए सही है सक्रिय सहभागिता, और मतदाताओं में सक्रिय सहभागीदारी, सक्रिय सहभागिता में जो वृद्धि होगी, सक्रिय सहभागिता अधिक से अधिक हो, इसका आधार है शिक्षा, जो 24 जनवरी को है। 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे है, 24 जनवरी इंटरनेशनल एजुकेशन डे, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। और देखिए ना 26 जनवरी जो हमारे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जो है सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए, और मां सरस्वती की वंदना और रिपब्लिक डे का एक साथ आना। तो इस तरह से आपको चीजों को कनेक्ट करना है। साथ ही साथ यह जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, यह मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं 26 जनवरी का के दिन एक साथ रिपब्लिक डे और सरस्वती पूजा के आने के और क्या पक्ष हैं, क्या आयाम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। हम लोग चीजों को निगेटिवली एक्सप्लेन करते हैं, पॉजिटिवली एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है। देखेंगे अभी जाति आधारित अलग अलग प्रकार की सेनाएं हैं, राजपूत सेना, करनी सेना, अंबेडकर सेना। ये सेना क्या है? सेना हमें युद्ध लड़ना है। क्या हमें देश में युद्ध लड़ना है? देश में हमें युद्ध नहीं लड़ना है, देश में हमें युद्ध नहीं चाहिए। देश में हमें क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। और शिक्षा का क्या इंपॉर्टेंस है, यह आप बाबा साहब से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। क्यों नहीं समझ सकता है? तो थोड़ा आप इसको और समझेंगे तो चीजों को समझ पाएंगे। देखिए, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है, अगर किसी को अपने ऊपर घमंड होता है, किसी को अपने ऊपर गुमान होता है, और किसी को ऐसा लगे तो इसने मेरी इंसल्टी कर दी, इसने मेरी बेइज्जती कर दी, तो अपने आप को इनके स्थान पे रखना। और जब आप अपने आप को इनके स्थान पे रखोगे, आपकी बेइज्जती इनके सामने कोई बेइज्जती नहीं लगे। क्यों? इतने बेइज्जती और इतने इंसल्टी के बाद भी आज यह पूजनीय है। आज इनकी पूजा होती है। आज इनकी पूजा वो सभी व्यक्ति करते हैं, कोई एक जाति नहीं, कोई एक धर्म के व्यक्ति नहीं, वो सभी व्यक्ति जो दबे और कुचले। क्यों करते हैं? उसका एकमात्र आधार है माता सरस्वती। अगर आपके पास विद्या है, शिक्षा है, तो आप पूजनीय हो सकते हैं। हमें लड़ना नहीं है, हमें सेना नहीं बनाना है, हमें शिक्षा लेना है। शिक्षा लेना है, एक अच्छे समाज का निर्माण करना है। दोस्तों, इस बार का रिपब्लिक डे हमारे लिए, अपने लिए, समाज के लिए, अपने देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आया है। 26 जनवरी और रिपब्लिक डे का एक दिन मनाया जाना इस देश के में एक जो वस्तु स्थिति बनी हुई है, चीजों को नकारात्मक रूप से एक्सप्लेन करने की, उसको लेकर के एक बहुत ही सकारात्मक सोच देता है, बशर्ते कि आप किस नजरिए से देखते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं विश्व गुरु बनने वाला है भारत। ऑब्वियस ही बात, हम लोग विश्व गुरु की बनने की क्षमता है हम में, और हम बनेंगे। और उस पक्ष में भी आज का यह रिपब्लिक डे और जो सरस्वती पूजा है, दोनों का एक साथ आना बता रहा है जो सही में हम लोग विश्व गुरु बनने वाले हैं। क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान किससे हो सकता है? शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा से। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो हमारा था, इस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स के इंफॉर्मेशन में, जो एजुकेशन डे सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल, वो 24 जनवरी को होता है। इसका पर्पस है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, कुछ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो आप लोग याद रखेंगे, मेंस में इसको यूज भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 दिसंबर 2018 को सबसे पहले, अब पीटी के फैक्ट्स, जो फैक्ट्स के रूप में आपको जानना चाहिए, 3 दिसंबर 2018 को सबसे पहले इन्होंने सेलिब्रेट किया था। और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी 2019 को हुआ है। 3 दिसंबर 2018 को पारित किया था यह ऑर्डिनेंस संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, शिक्षा दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। और 24 जनवरी 2019 को फर्स्ट टाइम यह मनाया गया था। और उसके बाद
अभी जो है 2023 में भी 24 जनवरी को यह सेलिब्रेट किया गया। इसका उद्देश्य ही है कि विश्व के गरीब और वंचित बच्चों को मुफ्त एवं बुनियादी शिक्षा प्रदान कराना। ऑब्वियस ही बात है, विश्व का सभी गरीब और वंचित बच्चा मुफ्त और बुनियादी शिक्षा ले लेता है तो विश्व के सभी बच्चे बाबा साहब बन सकते हैं। विश्व के सभी बच्चे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान का निर्माण कर सकते हैं। विश्व के सभी बच्चे समाज के गरीब, दबे, पिछले, कुचले और समाज के जो वंचित वर्ग हैं, जो कि हमारे निचले पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, उसके लिए काम कर सकते हैं। तो देश में कमी कहां रहेगी, समस्या कहां रहेगी? तो दोस्तों, कहना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? शिक्षा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं, देखते हैं अगला। आइए देखते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, Which of the following countries national president has been made the chief guest of the 74th Republic Day celebration? 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाया गया है? ऐसे क्वेश्चंस भी आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होते हैं। 74th नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, या फिर कंट्री का नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसा कि इसका आंसर है मिस्र। राइट आंसर है क्या? एकदम ध्यान रखना है, मिस्र। मिस्र देश जो है वह किस महादेश में स्थित है? वह अफ्रीका में है। बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है इसका, बहुत महत्वपूर्ण इसकी भौगोलिक अवस्थिति है, भूसामरिक अवस्थिति है। अब भूसामरिक एक वर्ड में यूज कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है, यह आईआर इंटरनेशनल रिलेशन के मेंस वाले सेक्शन में यह जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं मिस्र के राष्ट्रपति का नाम क्या है। आइए, मिस्र के राष्ट्रपति को नाम भी हम लोग जानते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, तो आखिर भारत ने अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्यों नहीं बनाया? रूस से हमारे इतने अच्छे संबंध है, उसको क्यों नहीं बनाया? भारत जापान से डिफेंस एक्सरसाइज करता है और मिस्र के राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट बनाता है, ऐसी क्या बात है? तो दोस्तों यहां इंपॉर्टेंट है, भारत और मिस्र के जो राजनयिक रिलेशन है, डिप्लोमेटिक संबंध है, वह के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ऐसा किया गया है। कि कितना साल पूरा हुआ है? 75 ईयर। भारत और मिस्र के सभ्यता का संबंध तो बहुत ही प्राचीन रहा है, लेकिन जो आधुनिक डिप्लोमेटिक संबंध है, जो राजनयिक संबंध है, वह राजनयिक संबंध 75 वर्ष पूरे हुए हैं और उस उपलक्ष्य में भारत ने मिस्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चीफ गेस्ट बनाया है। तो यहां पे यह इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा, तो भारत को क्या मिस्र से कोई फायदा होने वाला है कि मिस्र को भारत से फायदा होगा? फायदा कहने का सेंस है भारत के आर्थिक हित, आप इसको इस तरह से वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या भारत के कुछ आर्थिक हित हैं मिस्र के साथ? दोस्तों, भारत के बहुत इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक हित है, डिप्लोमेटिक बेनिफिट है मिस्र के साथ, और आर्थिक हित भी है। कैसे है आर्थिक हित? इसके कुछ डेटा से आप समझने की कोशिश कीजिए। भारत और मिस्र के बीच जो बायलेटरल ट्रेड है, मिस्र के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है, वह 2021-22 में, करंट ईयर में 7 अरब 26 करोड़ डॉलर का रहा है। लेकिन यह द्विपक्षीय व्यापार जो बायलेटरल ट्रेड हुए हैं, यह बहुत ही संतुलित रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, यह संतुलन भी बता रहा है जो हमारे संबंध कितने बैलेंस्ड हैं मिस्र के साथ। मींस भारत ना अधिक मिस्र को बेचता है, ना मिस्र भारत से अधिक खरीदता है। जितना खरीदता है उतना ही बेचता है, ऑलमोस्ट वही रहता है। तो क्या है यह फैक्ट भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में, बीपीएससी प्रीलिम्स में या फिर मेंस के आंसर राइटिंग में जब आप किसी सर्टेन टॉपिक को लिख रहे होंगे तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। भारत से मिस्र को 3 अरब 74 करोड़ रुपए का निर्यात करता है। भारत मिस्र को कितना निर्यात करता है? 3 अरब 74 करोड़ रुपया। और आयात कितने का करता है? 3 अरब 52 करोड़ रुपया। दैट मीन्स इंडिया एक्सपोर्ट्स 3 बिलियन 70 करोड़ टू इजिप्ट एंड इंपोर्ट्स मेड बाय इंडिया फ्रॉम इजिप्ट ऑल्सो 3 बिलियन 50। बहुत ही ह्यूज मार्जिन है यहाँ पे, क्योंकि फ्लैक्चुएट कर रहा होता है। तो मिस्र के साथ भारत के बड़ा ही संतुलित संबंध है, जो इसके इस व्यापारिक संबंध से भी पता चल रहा होगा। लेकिन मिस्र का भूसामरिक महत्व विश्व के प्रायः सभी शक्तिशाली देश स्वीकार करते हैं। आखिर यह भूसामरिक महत्व क्या है मिस्र का? मिस्र को इतना जो स्टेटस, मिस्र के स्टेटस को इतना भारत ने भी इसके इंपॉर्टेंस को समझा है। भारत ही नहीं, अमेरिका भी इसके इंपॉर्टेंस को समझता है, कभी ब्रिटेन भी इसके इंपॉर्टेंस को समझता था। तो
यह क्या इंपॉर्टेंस है? तो यह भी आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा। तो आइए इस प्रश्न का भी हम लोग हल देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर आपको इस मैप से मिलेगा। इस मैप से हम लोग मिस्र के भू सामरिक महत्व के इंपॉर्टेंस को देख सकते हैं। बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व भी मिस्र उतना ही महत्व रखता था किसी भी देश के सुपर पावर बनने में जितना महत्व अभी रखता है, और भारत इस इंपॉर्टेंस को समझता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व मिस्र के साथ एक नहर था, स्वेज नहर, काफी फेमस है, आप लोग जान रहे होंगे, स्वेज कैनल। इस स्वेज नहर का निर्माण ब्रिटेन ने करवाया था, और यह स्वेज नहर ही वह मार्ग होता था जो यूरोपियन देशों को एशियन रिसोर्स और एशियन शक्ति से जोड़ता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वेज नहर को ब्रिटेन ने मिस्र को गिव अप कर दिया, इजिप्ट को दे दिया। हालांकि इसको लेकर के हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। जैसे ही इजिप्ट को गिव अप कर दिया, मिस्र को दे दिया, और ब्रिटेन यहां से क्विट कर गया, और जैसे ही क्विट किया तो वैसे ही अमेरिका, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पावर शिफ्ट हुआ है यूरोप टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, शक्ति जो है वह स्थानांतरित हुई है यूरोप से अमेरिका, महाद्वीप, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप। तो उसी समय अमेरिकन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इस क्षेत्र के लिए एक वर्ड यूज किया था, जिसको हम लोग आईआर वाले सेक्शन में डिटेल्स में पढ़ेंगे, पावर वैक्यूम थ्योरी। और इसी पावर वैक्यूम थ्योरी का जो फाइनल आउटपुट है चाइना की पॉलिसी, वह क्या है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी। यह हम लोग कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां इंपॉर्टेंस हम लोग को भारत और मिस्र के संबंध में और इसके भूसामरिक महत्व को समझना अधिक जरूरी है। लेकिन इसके कुछ बेसिक्स फैक्ट्स आपको समझना चाहिए ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि यूरोप तकनीकी रूप से, बौद्धिक रूप से डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और एशिया इंक्लूडिंग भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिणी एशिया के देश में जनसंख्या है, मानव संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, और अगर तीव्र विकास करना है तो एशिया का संबंध यूरोप से होना, मींस ईस्ट और वेस्ट में एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और यह कनेक्टिविटी कैसे होगी? के लिए जो यह रूट है, स्वेज कैनल रूट, सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। अगर ब्रिटेन के किसी जॉर्ज को, फ्रांस के किसी टॉम को, स्पेन के किसी हैरी को भारत से चाय खरीदना है, या भारत से सूती वस्त्र खरीदना है, या भारत से जूट खरीदना है, या भारत से चीनी खरीदना है, तो वह किस रूट से ट्रेड करेगा? वह सबसे पहले इस नॉर्थ सी एरिया से आएगा, जिब्राल्टर स्ट्रीट। यहां पे याद रखना है, यह जिब्राल्टर स्ट्रीट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो किसको किसको जोड़ता है? यह भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशियन को। और फिर भूमध्य सागर में जैसे ही एंट्री करेगा, फिर आएगा यहां पे स्वेज नहर। स्वेज नहर किसके नियंत्रण में है? मिस्र के नियंत्रण में है। स्वेज नहर से फिर आएगा कहां? रेड सी, लाल सागर। लाल सागर से फिर कहां आएगा? बाब अल मंडेब, यहां पे है, जो लाल सागर को सी ऑफ यमन से जोड़ता है। और फिर आएगा कहां? अरेबियन सी, और फिर भारत के अलग अलग बंदरगाहों पे। तो मिस्र का इंपॉर्टेंस इस सेंस में है, और भारत तेजी से अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है। भारत अब जो है केवल उपभोक्ता आधारित देश के रूप में अपनी पहचान नहीं चाह रहा है, भारत एक उत्पादक राष्ट्र के रूप में, मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो जब यहाँ पे उत्पादन होंगे, प्रोडक्शन होंगे, तो उस प्रोडक्शन के निर्यात के लिए भी एक ट्रेड रूट होना चाहिए, और उस ट्रेड रूट के जो मेन कंट्रोलर कंट्रीज हैं, उसके साथ भारत के अच्छे संबंध होने चाहिए। तो भारत अपने इस आर्थिक हित के संदर्भ में भी देखते हुए मिस्र को 75 रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के रूप में नॉमिनेट किया है, और वह आए भी हैं। तो इंपॉर्टेंट है, 75वें गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट मिस्र के राष्ट्रपति का आना केवल आना मात्र नहीं है, बल्कि क्या है? यह आने के साथ साथ क्या है? यह भू सामरिक इंपॉर्टेंस भी रखता है हमारे लिए, यह हमारे लिए आर्थिक महत्व रखता है, आर्थिक संदर्भ रखता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट हमारा है बाहुबली फैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने बाहुबली फैक्ट कहा है क्यों? क्योंकि हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, यह मेंस में अलग अलग डायमेंशन, बहुत सारे टॉपिक में आपके लिए यह एक लिंक पॉइंट्स के काम करेंगे, और यहां इसको आप यूज कर सकते हैं। इसका रिलेशन है गर्भावस्था समाप्ति अधिनियम, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट जो हमारे यहाँ 2021 में पास हुआ था,
में जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट का मैक्सिमम एज था वह 20 वीक्स से बढ़ा के कितना किया गया था, 24 वीक्स किया गया। आइए क्या है इसको डिटेल्स हम लोग थोड़ा देखते हैं। अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 द मैक्सिमम गेस्टेनियल पीरियड in India at which a woman can undergo a medically supervised abortion was increased from 20 weeks to 24 weeks। अर्थात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 के तहत भारत में अधिकतम गर्भाकालीन अवधि जिस पर एक महिला इंपॉर्टेंट है चिकित्सीय देखरेख में, मींस डॉक्टर के इसमें गर्भपात करा सकती है 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह। पहले कितना था, 20 वीक्स था, अब कितना कर दिया गया है, 24 वीक्स कर दिया गया। लेकिन इसी को लेकर के एक न्यूज है, अपडेटेड न्यूज है, बॉम्बे हाईकोर्ट का न्यूज है। यह बॉम्बे हाईकोर्ट का क्या न्यूज है, इसमें मुंबई उच्च न्यायालय ने एक विवाहित महिला जो कि मैरिड वुमेन है 33 सप्ताह 33, जो कि कानूनी रूप से जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट के तहत वीक्स कितने हैं, 24 वीक्स। लेकिन एक्सेप्शन कंडीशन में अगर कोई पूर्ण है जो गर्भावस्था में जो है वह प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहा है, किसी तरह का डिफॉर्मेशन हो गया है, उस विशेष परिस्थिति में इस 33 सप्ताह के अवधि को चिकित्सीय सहायता के द्वारा जो है वह टर्मिनेट कराया जा सकता है। इसी को यहां पे लिखा हुआ है, गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति देते हुए कहा कि गर्भावस्था की अवधि गंभीर भ्रूण में इस अधिनियम के अवधि का कोई मायने नहीं रखता है। मींस 24 वीक का जो ये टारगेट है, 24 वीक का जो एक बेंचमार्क है वह कोई मायने नहीं रखता है। अर्थात डिफॉर्म भ्रूण जिससे कि माँ और बच्चे दोनों के हेल्थ को लेकर के, दोनों के माँ के हेल्थ को लेकर के इशू हो, या बच्चा अनडेवलप्ड बच्चे के रूप में जन्म हो, डिफॉर्म भ्रूण हो, तो वैसे कंडीशन में यह टर्मिनेट कराया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2023 हैज बीन गिवन टू व्हिच टू स्टेट्स। इंपॉर्टेंट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु भी आपदा ही थी और इसलिए उनके साथ आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड कनेक्ट किया गया। आप याद रख सकते हैं 2023 किस दो राज्य के संस्था को मिला है, तो हमारा आंसर है ओडिशा एंड मिजोरम। राइट आंसर इज ओडिशा एंड मिजोरम। उड़ीसा और मिजोरम में किसको मिला है, 2023 के लिए ओडिशा राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन जो मिजोरम का है, कौन सा, लुंगलेई फायर स्टेशन, दोनों को संस्थागत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह अवार्ड मिला है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एग्जैक्टली डॉक्टर ऋषि राज पोपत ने संस्कृत की सबसे बड़ी पहेली अष्टध्यायी, नाम सुना होगा आपने, यह संस्कृत का सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ी पहेली है, क्योंकि संस्कृत के भाषा, उसके व्याकरण से संबंधित यह मिथ है। क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे। में पाई जाने वाली व्याकरण की समस्या को हल करने का दावा किया है, उनका संबंध किस विश्वविद्यालय से, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट यह करंट अफेयर्स का यह पॉइंट है आपके लिए, आपके एग्जाम में या क्वेश्चंस हो सकते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क्या है इसमें, आइए देखते हैं इसका। अष्टध्यायी पाणिनि के द्वारा 2000 से अधिक वर्ष पूर्व लिखा गया था। ऑब्वियस सी बात है, राइटर ऑफ अष्टध्यायी भी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा लिखा गया है, पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। यह एक भाषाई लेख है, मींस यह जो है अष्टध्यायी में 8 अध्याय है जो भाषा से संबंधित है। किस भाषा से संबंधित है, संस्कृत भाषा से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, यह व्याकरण है। इससे ध्वन्यात्मकता मींस ध्वनि, किस तरह से उच्चारण हो संस्कृत का, वाक्य विन्यास और व्याकरण को गहराई से समझाया गया है इसमें। लेकिन इसका मिथ क्या है, इसके भ्रामक नियम क्या है। अष्टध्यायी में 2 या 2 से अधिक व्याकरण के नियम एक साथ लागू होते हैं, मींस 2 या 2 से अधिक जो व्याकरण के लॉ हैं वह एक साथ अप्लाई होते हैं अष्टध्यायी में, यही इसका मिथ है। और यही रिसर्च का कारण है, हमेशा से ही यह रिसर्च का सब्जेक्ट रहा है, एक साथ लागू होते हैं, जिससे भ्रम पैदा होता है। आगे चलकर पातंजलि का महाभाष्य और जयादित्य की काशिका वृत्ति, 2 इंपॉर्टेंट बुक है। एक है पातंजलि का महाभाष्य
और जयादित्य की काशिका वृत्ति, ये दोनों ही जो है अष्टध्यायी की टीकाएं हैं, मींस अष्टध्यायी को समझाने के लिए लिखा गया था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आइदर वह यूपीएससी एग्जाम हो या बीपीएससी एग्जाम हो। सबसे पहला तो रिसेंटली किस स्कॉलर के द्वारा इससे संबंधित अध्ययन किया गया है? डॉक्टर ऋषि राजपोपत, रिसर्च किया गया है। डॉक्टर ऋषि राजपोपत का संबंध किस यूनिवर्सिटी से? जनरली आप कंफ्यूज करेंगे, ऑब्वियस बात है इंडियन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होंगे, नहीं, यह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से है। और मुझे बताएंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहां है, कमेंट बॉक्स में। फिर दूसरा, अब इसके सब्जेक्ट क्या थे? तो अष्टध्यायी के राइटर कौन है? तो वह है पाणिनि है। फिर इसके सब्जेक्ट क्या थे? तो यह व्याकरण, संस्कृत में है, व्याकरण से संबंधित मिथ था इसमें। व्याकरण के अलग अलग नियम एक साथ लागू होते हैं, इसलिए हमेशा से यह रिसर्च का विषय रहा था। और इससे संबंधित एंशियंट टाइम में जो रिसर्च हुए थे वह पतंजलि के द्वारा हुआ था, और महाभाष्य और जयादित्य के द्वारा हुआ था। पतंजलि का महाभाष्य जो है वह इसी का टीका है, और जयादित्य का काशिका वृत्ति भी इसी का टीका है। और वामन अष्टाध्यायी, सॉरी, एक और बुक है वामन अष्टाध्यायी, क्या है वह इसी की टीकाएं हैं। तो यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स में आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन, जो कि प्रीलिम्स में आइदर वह स्टेट सिविल सर्विसेज देंगे या यूपीएससी देंगे। तो ये चीजों को सेलेक्ट करना है, मेन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी और मेंस एग्जामिनेशन में भी किसी भी टॉपिक को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है जिसका कुछ कंसर्न हो, जिसका ग्लोबल इंपैक्ट हो, जो पहले भी इंपॉर्टेंट था, अभी भी इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में भी अपना इंपॉर्टेंस को बनाए रखेगा। ऐसे पॉइंट्स को हमको गैदर करना है, और ऐसे पॉइंट्स ही हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या। ओके, बाहुबली फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्या है? यह ग्रीन फ्यूल इंपॉर्टेंट है। द कंट्रीज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन विल बी ऑपरेटेड ऑन द कालका शिमला रेलवे लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालका शिमला रेलवे लाइन जो है 119 ईयर ओल्ड है, 119 साल पुराना है। और उस 119 साल पुराने रेलवे लाइन पर भारत का पहला फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन का संचालन होगा, जो कि ग्रीन फ्यूल है, हरित ऊर्जा है। यह इंपॉर्टेंट है। कितने साल पुराना है? 119 वर्ष पुराने। कालका शिमला रेल मार्ग को 2008 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला है। यह भी इंपॉर्टेंट है। किससे दर्जा मिला है? यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। तो भारत का पहला फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कहां ऑपरेट होगा? कालका शिमला रेल मार्ग, जो 119 साल पूरा कर रहा है। एंशिएंट मोस्ट रेल ये है, माउंटेनी रेल है, पर्वतीय रेल मार्ग है, और इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी स्टेटस मिला हुआ है, जो हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आइदर वह यूपीएससी जाए या बीपीएससी जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट जो बाहुबली फैक्ट हमारा है वह है दावोस शिखर सम्मेलन। दावोस कहां है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हालांकि इसमें लिखा हुआ भी है, स्विट्जरलैंड में है। दावोस में कौन सा शिखर सम्मेलन होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के शिखर सम्मेलन 2023 में दावोस में हुए हैं, स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित हुआ है। क्या है इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स? आइए देखते हैं। इसमें जो फैक्ट्स हैं, इसका थीम था। सबसे पहले इसके थीम से क्वेश्चन, कभी कभी जो सम्मेलन होते हैं उसके थीम से क्वेश्चन होते हैं। तो इसका थीम था कॉपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, और उस वार में विश्व दो ध्रुव में बट गया है, और उस दो ध्रुव में किस तरह से कॉपरेशन हो इस फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड में, यही इसका थीम था। बहुत इंपॉर्टेंट है। खंडित दुनिया में किस तरह से आपसी सहयोग को बढ़ावा मिले, कॉपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थीम। फिर इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या भाई? यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में स्विट्जरलैंड के एक गैर एनजीओ संस्थान के रूप में जेनेवा में हुआ था। कहां हुआ था? जेनेवा में, गैर लाभकारी संस्था के रूप में। और इसमें विश्व के प्रायः सभी देशों को शामिल किया गया है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग क्वेश्चन में भी देखते होंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कौन कौन से इंडेक्स को रिलीज करता है, क्योंकि यह गैर लाभकारी संस्था है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रमुख प्रकाशित रिपोर्ट है, पहला ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, पीटी के लिए याद रखिएगा, बीपीएससी वाले बच्चे, यूपीएससी वाले बच्चे भी। और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में भारत को क्या रैंक मिला है, टॉप कौन है, और किस तरह से मेजरमेंट होता है। तो ये सब पॉइंट्स हम लोग मेंस वाले सेक्शन, जो सेपरेट मेंस का होगा, उसमें डिस्कस करेंगे।
तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, उसके बाद ग्लोबल बायोलॉजिकल रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है या ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ये सारे रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक जैविक रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वह खुद से रिलीज करता है। कुछ रिपोर्ट जो है वह ज्वाइंट वेंचर के साथ रिलीज करता है, वह मैंने यहां डिस्कस नहीं किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। ये जो मैंने डिस्कस किया है केवल फैक्ट्स प्रीलिम्स बेस्ड है। यह मेंस के पॉइंट को हम लोग WEF के सेपरेट टॉपिक में डिस्कस करेंगे और वह मेंस में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। IR में हो सकता है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, भारत के संदर्भ में, भारत के लिए हम जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग था वह कितना महत्व रखता है, क्या भारत के संदर्भ में क्या पक्ष है भारत के, तो इसको हम लोग मेंस वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हमारा जो करंट अफेयर्स रहा है, इसमें हमने वैसे करंट अफेयर्स को ही लिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर इसी तरह के सीरीज को हम लोग नेक्स्ट वीक भी लाएंगे। लेकिन अभी हमारा जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है आफ्टर टुमारो, कल से ही स्टार्ट हो रहा है, आफ्टर टुमारो कल से ही स्टार्ट हो रहा है। रेगुलर करंट अफेयर्स का भी एक सीरीज स्टार्ट हो रहा है, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी के कुछ ऐसे सेक्शन जहां से बच्चे कंफ्यूज करते हैं, पॉलिटी के सेक्शन, उसको भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स के फॉर्म में, जो 2023 में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन उसमें हम लोग सबसे पहले PYQS को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसको देखेंगे, देन फिर उससे अपकमिंग क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, इसमें कुछ और सुधार चाहते हैं या इसकी कोई कमी है, तो हमें जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर अच्छा लगा है तो मैं तो अंडरस्टूड है, अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।